अस्सलाम वालेकुम तालिब इल्मों, आपके लिए सलामती की दुआएं। हमारा आज का मौजू है जमालियात और जमालियाती तनकीद। इसमें हम ज़िमनी तौर पर उर्दू में जमालियाती तनकीद भी देखेंगे। सवाल के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जमालियात क्या है, दूसरा हिस्सा जमालियाती तनकीद क्या है, और तीसरा हिस्सा जमालियाती तनकीद उर्दू अदब में आया है नहीं है, और अगर है तो कौन से नाकिदीन हैं या कौन सी किताबें हैं, या कम अज़ कम कहाँ से इसका नुक्ता आगाज़ तस्लीम किया जाता है। जमालियात फ़लसफ़े का हिस्सा है। कई फ़लसफ़ियों ने इसे देखा। लोगों का ख्याल है कि डेकार्ट ने, गोएटे ने, कांट ने, हेगल ने इसको ख़ास तौर पर देखा, क्योंकि जो भी हुस्न की बहस करेगा, हुस्न की गुफ्तगू करेगा, हुस्न के मानी का तयन करेगा, तो गोया वो जमालियात के दायरे में शामिल हो जाता है। जो लफ्ज़ जमालियात है, इसके बारे में मुख्तलिफ आरा हैं, लेकिन एक बात पर सब लोग मुत्तफ़िक है कि एक अंग्रेज़ मुसन्निफ़ जिनका ताल्लुक जर्मनी से था, वो खुद भी फ़िलासफ़र थे, बामगार्टन, बे अलिफ मीम बाम, गाफ अलिफ रे टे नून, बामगार्टन। इन्होंने 1737 में पहली मरतबा ये लफ्ज़ जमालियात इस्तेमाल किया। इसके बाद भी लोग इसे इस्तेमाल करते रहे। ख़ास तौर पर जो वाल्टर पीटर हैं, उन्होंने बारहा, वाल्टर पीटर, और इन्हें तो खैर उर्दू में वाल्टर पीटर को अंग्रेज़ी में जमालियाती तनकीद का बुनियाद गुजार भी तस्लीम किया जाता है। हमारा मौजू चूँकि अंग्रेज़ी नहीं है, तो हम इन चीज़ों से एतराज़ करते हुए कम से कम वक्त में अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करेंगे। सार्तर एक ऐसा आदमी है, आप जानते हैं सार्तर जिनका ताल्लुक समोन दी बुआर से था। ये दोनों बहुत बड़े दिमाग हैं जर्मनी के। सार्तर ने वजूदियत की तहरीक की बुनियाद रखी और वो पूरी दुनिया में मारूफ हुई। सार्तर ने जो जंग अज़ीम है उसके ख़िलाफ़ जो आलमी अदालत है उसमें एक केस दायर किया जंग अज़ीम के ख़िलाफ़ और इंसानी हकूक़ के लिए जंग की। सार्तर ने किसी किस्म का अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। एक बहुत मुख्तलिफ और अजीम इंसान है सार्तर। उन्होंने ये कहा कि जो अदब है या जो फ़न है वो महज लिटरेचर नहीं है, शायरी नहीं है या फ़िक्शन निगारी नहीं है, बल्कि मुसव्वरी, संग तराशी, रक्स, मौसीकी, ये भी फ़न के शोबे हैं। उनका मानना ये था कि फ़न का काम मसरत बाहम पहुँचाना है, एक लज्जत पहुँचाना है अपने सुनने वाले के लिए, अपने देखने वाले को। तो ये काम ये सारे फ़नून करते हैं, जिन्हें आज हम फ़नून लतीफ़ा कहते हैं। तो फ़नून लतीफ़ा को आर्ट कहते हैं, और वो आर्ट में समझते हैं कि हर जो फ़न पारा है, जो हर आर्ट है, उसमें जमालियात होती है। अंग्रेज़ी में जमालियात एस्थेटिक्स को कहते हैं, और इसकी फिर दो आगे इसके हिस्से हैं, जमालियाती ज़ौक़ और जमालियाती हिस्स। गो ये किसी न किसी सतह पर एक जैसी चीज़ें हैं। एक जमालियाती ज़ौक़ वही शख्स रखता होगा जिसके पास जमालियाती हिस्स होगी, या जमालियाती हिस्स रखने वाला शख्स ही जमालियाती ज़ौक़ का मुज़ाहरा कर सकता है। अगर हम सादा तरीन मानों में एस्थेटिक्स या जमालियात के मानी देखें तो ये फ़लसफ़ा है हुस्न और फ़नकारी का, जिसमें फ़नकारी हो, जिसमें हुस्न हो, खूबसूरती हो, उसकी जो शनाख्त का अमल है, इसका जो फ़लसफ़ा है, इसे जमालियात कहते हैं। और जो भी इससे जुड़े हुए फ़लसफ़ी हैं, वो सब के सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जो हुस्न और फ़नकारी है, इसके कवाइफ़ व मज़ाहिर जो होते हैं सारे के सारे वो जमालियात का हिस्सा होते हैं, उन्हें खा किसी भी सूरत में किया जाए। उर्दू में इसको एस्थेटिक सेंस के ही एस्थेटिक्स के मुतबादिल के तौर पर लिया जाता है, एस्थेटिक सेंस के नहीं। एस्थेटिक सेंस तो इससे जमालियात होगी, तो एस्थेटिक्स के ही मानी में लिया जाता है, और बामगार्टन से ही इसे जोड़ा जाता है जिन्होंने पहली दफ़ा इसको इस्तेमाल किया। अगर हम उर्दू में कुछ कुतुब का हवाला दें तो नसीर अहमद नासिर की किताब है जिसका नाम ही तारीख़ जमालियात है। इसके अलावा जो हमारे एक और मशहूर मुसन्निफ़ हैं अहमद सदीक़ मजनून, उनकी किताब है, उसका नाम भी तारीख़ जमालियात है। और फिर जो मुख्तलिफ़ फ़लसफ़ी हैं उनके यहाँ भी इसकी सूरतें हैं। हत्ता कि जो क्रूचे हैं, एक अहम मगरबी मुसन्निफ़ गुज़रे हैं, उनके बारे में भी ये ख्याल किया जाता है कि वो तनकीद में जमालियात के पहलू के कायल थे। अब हम क्रूचे पे तो बाद में बात करते हैं।
हम ये देखते हैं कि जमालियाती तनकीद से क्या मुराद है। तो जब कोई भी तनकीद जो है उसका रुझान अपने फ़नी पहलुओं पर हो तो वो जमालियाती तनकीद कहलाती है। बहुत ही मामूली सी बात है, बारीक सा नुक्ता है कि जब कोई भी नकाद फ़नी पहलुओं पर गौर करे और फनपारे के हुस्न पर भी उसी तरह तवज्जो दे जिस तरह तख्लीक़कार मौशरती हुस्न पर तवज्जो देता है, तो ऐसी तनकीद को जमालियाती तनकीद कहा जाएगा। आम तौर पर जमालियाती तनकीद से मुराद फ़नी और जो अदबी तख्लीक का मवाद है उसकी हैयत की तनकीद है। हैयत में बारहा आपसे बात कर चुका हूँ। फॉर्म को कहते हैं। बाकायदा रूस में इस हवाले से एक तहरीक भी चली जो बाख्तन, शिक्लोविस्की और इनके दीगर दोस्तों ने चलाई 20वीं सदी के इब्तदाई सालों में, जिसे हैयत परस्ती की तहरीक या फॉर्मलिज्म की तहरीक कहते हैं। तो इसके लिए यही कहा जाता है कि जमालियाती तनकीद जो है वो किसी अदब पारे की हैयत और इसके फ़नी जो महासिन है उस पर कायम होती है, उस पर उसकी बुनियाद होती है और इसी सिलसिले से वो आगे बढ़ती है। अब जो अदबी जमालियाती तनकीद होती है उसमें कुछ बुनियादी असूल बनाए जाते हैं, कुछ ज़ाब्ते तरतीब दिए जाते हैं और नकाद हमेशा उन ज़वाबित की पैरवी करते हुए चीज़ों को जांचता है या उनके मानी और मफहूम को तलाश करने की कोशिश करता है। वक़ार अज़ीम का ख्याल ये है कि जमालियाती तनकीद को आम तौर से फ़नी और अदबी तख्लीक के मवाद के मुकाबले में उसकी हैयत की तनकीद कहा गया है, यानी उसमें फ़नी और अदबी जो मवाद है उसकी बजाय हैयत की तनकीद कहा गया और ये चीज़ इसके और दूसरी किस्म की तनकीद में हद इम्तियाज़ का सबब होती है। अब आप दूसरी किस्म की क्या तनकीद है? दूसरी किस्म की नफ्सियात है। नफ्सियात में तो आप बिल्कुल भी नहीं देखते कि फ़न पारे की जो हैयत है वो क्या है। उसमें तो आप ये देखते हैं कि उसमें जो तख्लीक़कार है वो किस नफ्सियाती ट्रांस से गुजर रहा है और जो किरदार उसने इस्तेमाल किए हैं, जो किरदार वो कहानी में या नज़्म में या फ़न पारे में लेके आया, उनकी नफ्सियाती कैफियत क्या है। मार्क्सी दबिस्तान है, उसमें आप कार्ल मार्क्स के नज़रियात का इतलाक़ करते हैं। तरक्की पसंद दबिस्तान है, उसमें आप तरक्की पसंद तहरीक के जो असूल हैं उनका इतलाक़ करते हैं। तासुराती तनकीद है, उसमें आप जो तासुर उभरता है अदब पारे से उसके दरमियान बहस करते हैं। इमरानी दबिस्तानी तनकीद है, उसमें आप समाजी जो मुख्तलिफ दवायर हैं, समाजी जो मुख्तलिफ कवानीन हैं, जो इखलाकी कदरें हैं, जो कवायद हैं, जो असूल और ज़ाब्ते हैं, उनको सामने रख कर अदब पारे की तनकीद करते हैं। जबकि जो जमालियाती तनकीद है इसमें हैयत को बुनियाद बनाया जाता है और वक़ार अज़ीम इस वाले से एक वाज़े स्टांस रखते हैं, वाज़े नुक्ता नज़र रखते हैं कि यही वो तफरीक है जो जमालियाती तनकीद को दीगर तमाम जो तनकीदी मकातीब फ़िक्र हैं इससे अलग करती है। क्योंकि नफ्सियाती तनकीद तख्लीकी अमल को समझती है, किरदारों को समझती है। इमरानियात को हम तारीख़ की मदद से समझ सकते हैं, समाजियात को हम समाज की मदद से समझ सकते हैं। इसलिए जो जमालियाती तनकीद है वो ज़ौक़ और तासुर पर तो बात करती है, लेकिन वो ज़ौक़ और तासुर के लिए फ़न पारे की हैयत को बुनियाद बनाती है। अब अगर हम ये देखें कि जो जमालियाती तनकीद है क्या वो किसी दूसरे फॉर्म की या किसी दूसरे डिसिप्लिन की मोहताज है या वो खुद अपने आप में मुक्तफ़ी है। क्या उसे किसी भी फ़न पारे की तशरीह करने के लिए कोई नफ्सियाती तनकीद से मदद लेनी पड़ेगी, मार्क्सी तनकीद से मदद लेनी पड़ेगी या किसी दूसरे तनकीदी जो दबिस्तान है उससे किसी किस्म की मशावरत दरकार होगी, या खुद अपने आप में मुकम्मल है, जिसे आप खुद मुक्तफ़ी कहते हैं, अपने आप में तकमील शुदा होना, ऐसा कुछ होता है। तो वो ये कहते हैं कि जमालियाती तनकीद एक मुकम्मल तनकीदी निज़ाम है जो कई हवालों से तख्लीक़कार की भी मदद करती है और कारी की भी मदद करती है। बुनियादी असूल वही है, क्योंकि जो हैयती तनकीद है वो कुछ अदबी मयारात बनाती है, पहले से तय करती है। जैसे हम गज़ल को जब देखते हैं तो हमें मालूम है कि गज़ल वो शायरी होगी जिसमें रदीफ़ होगा, काफ़िया होगा, मतला होगा, मक्ता होगा, जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करेगा और इन सब से बढ़कर जिसका एक ख़ास अरूज़ी निज़ाम होगा, एक ख़ास अरूज़ी दायरा होगा। अगर तख्लीक़कार आज़ाद नज़्म की हैयत अपनाता है, जमालियाती तनकीद में वो सूरत हाल नहीं होती जैसे मैंने आपको पहले बताने की कोशिश की, आज़ाद नज़्म के वाले से बताने की कोशिश की। और यही बात वक़ार अज़ीम भी करते हैं कि आप किसी भी तनकीदी दबिस्तान में चले जाएँ तो वो मौजू के गिर्द घूमता है।
इसकी मिसाल हम दो मगरबी तहरीकों से भी देते हैं, एक इमेजिज्म की तहरीक जिसे तमसालकारी की तहरीक कहा जाता है, और दूसरी हैत परस्ती की तहरीक। इजरा पॉन्ड और उनके साथी शुरा 1910 के इर्द गिर्द ये ऐलान कर रहे थे कि शायर के लिए ज़रूरी है वो जदीद ज़िंदगी को अपनी शायरी का मरकज़ बनाए, वो उन मामलात को बयान करे जो आज की ज़िंदगी का है। जबकि जो हैत परस्त थे वो कह रहे थे कि मौजू के साथ साथ हैत भी बड़ी अहम है। अब ये कहना कि महज हैत सब कुछ है, ये आगे हम देखते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई दुरुस्त बात है। अब सवाल ये है कि जो जमालियाती तनकीद है वो किस तरह से अदब पारे की तफहीम करती है और जमालियाती तनकीद के बानी कौन है। जैसे आपको पहले बताया कि सार्तर ने इस हवाले से चीज़ें की, कांट ने इस हवाले से चीज़ें की, जो वो थे बामगार्टन, उन्होंने इसका इब्तदाई नाम रखा। इसी तरह हेगल की गुफ्तगू इस हवाले से बड़ी अहम है, क्योंकि हेगल ये समझता है कि चीज़ों में दो बुनियादी खूबियाँ होती हैं, खा वो अदब ही क्यों ना हो, खा वो तनकीद ही क्यों ना हो। एक तो ये कि वो कभी जामिद नहीं होती, यानी वो मुतहरिक होती हैं, मुसलसल सफ़र करती रहती हैं। यही सफ़र रिवायत बनता है, यही सफ़र इर्तिका बनता है, यही सफ़र इनराफ बनता है, यही सफ़र क्लासिक की शक्ल अख्तियार करता है। इसी सफ़र में जदीदियत पनपती है। और दूसरा ये कि चीज़ें मुसलसल शक्ल बदलती रहती हैं। ये दोनों जो पहलू हैं ये जमालियाती पहलू हैं, और इसके लिए वो क्रूचे की तरफ देखते हैं जिसने अपनी तनकीद में इजहार को अहमियत दी। ये जो इजहार है, क्रूचे के यहाँ इजहार, वो जमालियात के मानों में आता है। अब अगर हम देखें कि जो जमालियात है उस जमालियाती तनकीद क्या महज हैत को जांचना है, तो ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि महज हैत को जांच कर आप हैत की खूबी या खामी का तो अंदाज़ा लगा सकते हैं। तख्लीक कार के यहाँ अगर कोई हैती मसाइल हैं उनका भी ऐलान कर सकते हैं। नकाद को भी ये पता चल सकता है कि हैत की अहमियत क्या होती है या हैत के मंजरनामे कौन कौन से होते हैं। कारी को भी आप हैत का ढांचा तो समझा सकते हैं, लेकिन यह मुमकिन नहीं है कि आप उसे इस तर्ज ज़िंदगी, इस तर्ज तनकीद से ज़िंदगी के रमूज़ व अलाइम सिखा सकें, ज़िंदगी की ऊंच नीच बता सकें, अपने इर्द गिर्द का मंजरनामा दिखा सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी तनकीद को हैत से आगे बढ़ाते हुए उसमें फ़लसफ़ा इमरानियात, फ़लसफ़ा हयातियात, जो माशरे के मुख्तलिफ पहलू हैं, उन्हें सामने रखें। अब हम थोड़ा सा क्रूचे के हवाले से देखते हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो जमालियात की जो तनकीद है उसके हवाले से एक बुनियादी नाम है, और उनके यहाँ जो इजहार का लफ्ज़ है वो ऐन उसी तरह इस्तेमाल हुआ है जिस तरह रस्तू ने कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए थे। तो क्रूचे का जो ज़माना है वो 1866 या 62, बाज़ नाकदीन 1862 लिखते हैं, बाज़ नाकदीन 1866 लिखते हैं, से 1952 तक है। क्रूचे इटली में पैदा हुआ, नेपल्स उनकी ज़मीन है, और वहाँ कुछ ऐसे कुछ वाक़यात हुए जिनके क्रूचे की ज़िंदगी पर बड़े गहरे असरात हुए। यही वजह है कि क्रूचे फिर बाद में जो उनकी अदबी जो खिदमात हैं, मुख्तलिफ जो उनके अदबी काम हैं, उनमें भी उनके ज़ाती हालात का तज़किरा या ज़ाती हालात की झलक दिखाई देती रहती है, और वो कभी भी अपने ज़ाती हालात से बाहर नहीं निकल सकते, बल्कि उनके तनकीदी जो पैराए हैं उनमें भी क्रूचे की जो नफसियाती कारगुजारी है वो बड़े वाज़ेह तौर पर नज़र आती है। क्रूचे की जो सबसे अहम चीज़ समझी जाती है वो उसकी किताब ला क्रिटिका है। ला क्रिटिका ये किताब 1903 में छपकर मंज़र आम पर आई थी, और इस किताब में भी ला क्रिटिका, अगर हम इसको सादा सा देखेंगे तो शायद ला तनकीद होगा, वो चीज़ जो तनकीद नहीं है। तो इसमें वो इजहार जिसे इम्प्रेशन भी आप कह सकते हैं, इम्प्रेशन को बुनियाद बनाकर आगे बढ़ते हैं, और 1910 तक उनके यहाँ जो सूरत हाल है वो बड़ी वाज़ेह हो जाती है, और वो एक बाकायदा ऐसे नकात के तौर पर सामने आते हैं जो जमालियात का एक नुमाइंदा होता है, जमालियात को अपनी तहरीरों में बुनियादी अहमियत देता है और उसी के गिर्द अपनी तहरीरों को घुमाता है। अब क्रूचे की अगर कहा जाए तो क्रूचे ये कहता है कि नकाद जो है वो महज तनकीद नहीं करता, वो महज तशरीह नहीं करता, महज तौज़ी पेश नहीं करता, बल्कि वो तख्लीक नौ के अमल से गुजरता है। यानी नकाद बजाते खुद जो तख्लीकी फनपारा उसके सामने होता है उसको फिर से एक बार तख्लीक करता है, रिक्रिएट करता है, और जो रिक्रिएट का अमल है उसमें उसके जमालियाती पहलुओं का मुतहरिक होना और इसके साथ साथ हैत के जो मुख्तलिफ पैराए हैं उन पैराओं से वाकिफ़ होना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर हम क्रूचे को तफसील से तो यहाँ नहीं बयान कर सकते, लेकिन मुख्तसरन देखें तो उसकी जो दूसरी एक किताब थी ला क्रिटिका लिटरेरिया, उसमें वो ज़्यादा वजाहत के साथ और ज़्यादा सराहत के साथ
इन मौज़ूआत को बयान करते हैं। और अगर हमारा कोई भी तालिब इल्म इनको ज़्यादा तफसील से देखना चाहे तो इन मज़ामीन की सूरत में देख सकते हैं, क्योंकि क्रूचे का ये ख्याल है कि जो इल्म है ये तख़य्युल का मोहताज होता है, और जो तख्लीक है वजदानी कैफियत से अपनी शक्ल मुकम्मल करती है, और तख्लीक कार विजदान और इदराक से गुजरता है। अब अगर आप विजदान और इदराक को समझने की कोशिश करें तो विजदान एक ऐसी कैफियत है जिस पर आप दलील लागू नहीं कर सकते, जिसे आप बहुत ही सादा मानों में वाहिमा कहते हैं। वाहिमा तो एक हमारे यहाँ वहम के मानों में आता है, लेकिन विजदान जो है या इदराक जो है, आप देखें कि हमारे यहाँ सूफिया के यहाँ एक धमाल का तस्वुर है जिसमें वो बदमस्त हो जाते हैं, अपने आप से बेगाना हो जाते हैं और किसी नई दुनिया में चले जाते हैं, और कुछ ऐसे राज उन पर मुनकशिफ होते हैं जो आम आदमी जिनसे आगाह नहीं होता। ये जो राजों तक पहुंचने की सलाहियत है, क्रूचे इसे विजदान कहते हैं, और इसके ज़रिए से वो ये समझते हैं कि इसके बगैर जो अदबी तनकीद है वो मुकम्मल नहीं हो सकती। अब अगर हम उर्दू में इसको देखें तो वकार अजीम का तो ये ख्याल है कि न्याज फतेहपुरी, और न्याज फतेहपुरी की बाकायदा किताब का नाम ही जमालिस्तान था, उन्होंने बड़ा बुनियादी काम इस हवाले से किया। तो वो उनका ये ख्याल है कि न्याज फतेहपुरी बाकायदा एक ऐसे हमारे नकाद हैं जिनकी तमाम तर तनकीद जमालियाती पैराओं पर पूरी उतरती है, जबकि दीगर फनकारों की या दीगर माहिरीन की ये राय है कि आब हयात हमारी वो पहली किताब है जो तनकीद के मुख्तलिफ मयारात पर पूरा उतरने के अलावा जो जमालियाती तनकीद है उसका भी नमूना है, क्योंकि उसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने सिर्फ मौजू से बहस नहीं की बल्कि शायरों की पसंदीदा हैतों का तज़किरा किया है, लताइफ सुनाए हैं, जो हिस्से मिजाह है लोगों की ज़ौक़ सलीम है उसको भी एक अपना मुखातिब बनाया है, और अपने ममदूहीन को कई नए तरीक़ों से उन्होंने अदबी दुनिया से रूशनास कराने की कोशिश की है। इसी तरह लोगों का ख्याल है कि जो शिबली की किताब शेरुल अजम है उसमें भी जमालियाती तनकीद के बड़े गहरे नकूश पाए जाते हैं, और सिर्फ इतना नहीं है, मजनू गोरखपुरी की तहरीरें, रशीद अहमद सदीकी की तहरीरें, फिराक गोरखपुरी की तहरीरें, और जो फिराक गोरखपुरी उर्दू गज़ल का रिवायती मुताला करते हैं तो नाक़दीन का ख्याल है कि उनके यहाँ गज़ल की तशरीह में जमालियाती पहलू बहुत ज़्यादा है। गो उनकी शायरी में भी जमालियाती पहलू बड़ा मजबूत है। कभी विसाल के बाद आईना तो देख है दोस्त, तेरे जमाल की दोशीज़गी निखर आई, तो यहाँ अब इस शेर में भी बुनियादी जो चीज़ है वो जमालियात है। गो जमाल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो गया, तो बुनियादी चीज़ जमालियात है, और हिस्से जमाल ही फिराक गोरखपुरी का एक बहुत बड़ा मुखातिब थी, या उसका बहुत बड़ा एक उसकी ज़ात का हिस्सा थी। न्याज फतेहपुरी खुद भी अपनी तनकीद के हवाले से बाज़ औक़ात लिखते हैं, और उन्होंने उनकी एक बात जो कि उर्दू तनकीद का इर्तिकाम है डॉक्टर इबादत बरेलवी ने भी नकल की हुई है, और तनकीदी दबिस्तान में भी नकल की गई है, वो बड़ी बामानी है। मैं उसका जो तलखीस है या उसके मानी और मफहूम है वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि डॉक्टर जनाब अल्लामा न्याज फतेहपुरी कहते हैं कि जब मैं किसी भी शायर के कलाम पर इंतकादी निगाह डालता हूँ, किसी भी शायर के कलाम पर इंतकादी निगाह डालता हूँ, तो मैं इससे बहस नहीं करता कि उसके जज्बात कैसे हैं या उसने अपने जज्बात को किस तरह के असलूब में, किस तरह के अल्फाज के साथ बयान किया है। यानी लफ्ज़ मेरी बहस नहीं होते, जज्बे की शेरीनी या जज्बा मेरी बहस नहीं होता, बल्कि मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ कि जो बात वो सामे के ज़हन तक पहुँचाना चाहता है, जिस मौक़िफ़ को वो बयान करना चाहता है, जिस अपनी कुलिये को या जिस अपने तस्फ़िये को या जिस अपने सीजे को वो सुनने वाले तक पहुँचाना चाहता है, वो बयान खा इश्क का हो, वो बयान खा मोहब्बत का हो, वो बयान तसव्वुफ़ का हो, वो बयान नफ़रत का हो, या वो किसी नहर के किनारे पर लगी हुई पनचक्की की आवाज़ हो, कोई भी चीज़ हो खा, तो क्या वो वाकई उस चीज़ को शायर जो कुछ कहना चाहता है उसे अपने कारी तक पहुँचा पाए? अगर तो वो पहुँचा पाता है तो मेरी राय में वो एक कामयाब तख्लीक़कार है, और अगर नहीं पहुँचा पाता तो ये एक सवाल मौजूद रहेगा कि उसने वो पूरे जो तख्लीकी कार्रवाई है, जो तख्लीकी अमल है, वो उससे क्यों कर गुजरा। इस तरह हम समझ सकते हैं कि जो जमालियाती तनकीद होती है वो ना तो महज अदब बराए अदब के साथ जुड़ी रहती है, ना महज अदब बराए ज़िंदगी के साथ जुड़ी रहती है, बल्कि इसके बैन बैन की एक चीज़ है, इसके दरमियान एक चीज़ है जो दोनों किनारों से रस कशीद करती है। वो हैत की बहस की सूरत में जो फ़न है उसके लवाजमात को पूरा करने की तलकीन करती है। वो ये चाहती है कि जब कोई तख्लीक़कार कोई अदब पारा तख्लीक करे
तो उसके फ़नी जो कवायद हैं, जो उसकी फ़नी ज़रूरतें हैं, उस पर पूरी तवज्जो सर्फ करे। और इसी तरह वो मौजूई मामला जो हैं, फ़लसफ़ा हयात है, हुस्न व इश्क है, मोहब्बत और उल्फत है, तसव्वुफ़ और जो फ़लसफ़ा खुदी है, खुदा का तसव्वुर है, इनके साथ भी वो अपना राब्ता रखे। और जब हम अपने इन नाक़दीन की चीज़ें पढ़ते हैं, खा वो शिबली नोमानी हो, खा वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद हों, खा वो अल्ताफ़ हुसैन आली हों, बाद नाक़दीन का ये ख्याल है कि आज़ाद के जो लेक्चर हैं, जो उन्होंने दिए, नज़्म जदीद के हवाले से दिए या दीगर चीज़ों के हवाले से दिए, वो अपनी सतह पर जमालियाती तनकीद के नमूने हैं, क्योंकि उनमें हैयत को भी बुनियाद बनाया जाता है और असर अंगेज़ी को भी। और असर अंगेज़ी या तासुर जमालियाती नकादों का एक बड़ा हदफ होता है। वो तख्लीकी कायनात में या तख्लीक पारे में, एक अदब पारे में असर अंगेज़ी को बहुत गौर से देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसी तरह हाली ने भी जो बात की वो मौजू से मुतल्लिक तो थी ही कि वो इस्लाह चाहते हैं, माशरे की बेहतरी चाहते हैं, लेकिन इसके लिए वो फ़न से गुरेज की तरबियत नहीं करते। वो बिल्कुल भी ये नहीं कहते कि फ़नकार को जो फ़नी लवाजिम है उनसे फ़रार अख्तियार करना चाहिए और महज अपने मौजू या अपने मौक़िफ़ की के बयान में तमाम तर क़ुव्वत सर्फ कर देनी चाहिए। तो हमारे यहाँ आप जब इसको देखेंगे कि उर्दू तनकीद में, तो आप कह सकते हैं नियाज़ फ़तेहपुरी की तहरीरें बिलखुसूस, आब हयात, शेरुल अजम, मेहदी आफादी, मजनू गोरखपुरी, फ़िराक गोरखपुरी, इनके जो बिलअमूम काम है वो जमालियाती तनकीद के नमूने हैं। और इस तरह उर्दू में जो जमालियाती तनकीद है ये लगभग रोमानवी तनकीद के ज़माने में शुरू हो जाती है। ये भी एक बहस पाई जाती है कि क्या जमालियाती तनकीद रोमानवी तनकीद का हिस्सा है, तो ये एक गलत बात है, क्योंकि रोमानवी तनकीद की जो बुनियाद है उसके 3 बुनियादी पहलू आप बना सकते हैं। एक, बगावत करना, 2, जज्बात का बेमुहाबा इस्तेमाल, और 3, करून वस्ता की तरफ जो है मुड़कर जाना और कदामत के साथ मोहब्बत करना और अपने माजी में खोए रहना। जबकि जो जमालियाती तनकीद है वो इन तीनों में से किसी एक पहलू पर भी तवज्जो नहीं देती। ना तो वो कोई कदामत परस्त है, ना वो बगावत पर आमादगी जाहिर करती है, बल्कि जमालियाती तनकीद का तो मुद्दा ही ये है कि तख्लीकार को फ़न के मामले में भी मशाक होना चाहिए और फ़नी जो जिम्मेदारियाँ हैं उन्हें पूरी खूबी के साथ निभाना चाहिए। ना ही वो कोई इनहराफ या इनकलाब या बगावत की दाई है कि वो किसी सेट पैटर्न को तोड़े, मौज़ूआत को तोड़े। हाँ, जमालियात के यहाँ जो सबसे अहम चीज़ है वो ज़ौक़ सलीम और हिस्से जमालियात है, क्योंकि जमालियाती तनकीद ये समझती है कि हैयत की पाबंदी के बावजूद तख्लीक़कार का काम अपने कारी की जो हिस्से ज़ौक़ है, जो एस्थेटिक सेंस है, जो ज़ौक़ सलीम है, उसकी आबियारी करना है और उसको मसरत बाम पहुँचाना है इस दुनिया की तकालीफ में। उसके लिए एक राह बनना है, उसके लिए एक ऐसा कंधा बनना है जिस पर सर रखकर वो पुरसकून महसूस कर सके। आप इसको इन तमाम हवालों से देख सकते हैं। मज़ीद किसी तालिब इल्म को इसमें कोई दिक्कत हो तो वो सवाल कर सकता है, हम कोशिश करेंगे तहरीरी या तकरीरी सूरत में उसको जवाब दें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। काफ़ी है जी।